पूछ रहे थे कि उसने बोला फॉरगिव मी नहीं एंड नहीं नहीं, फॉरगेट वो मी। जो तुम बोल रहे थे आजकल बहुत पहले, उसको खत्म करो। आजकल तामसिक बहुत हो गए। हाँ, वो हॉस्पिटल में रहा ना तो हाँ। 20-25 दिन, तो हम्म। एक एक रूटीन था कि मतलब बस उठो, खाना खाओ, फिर बेड पे ही पड़े रहो। हम्म। तो वो एक हफ्ता, 2 हफ्ता चल जाए, हम्म। 2 हफ्ते बाद तो फीवर वगैरह से ज्यादा बेड पे ही रहना पड़ा। हम्म। तो तीसरे हफ्ते बिल्कुल कंडीशन ऐसे हो गया कि मतलब बस कुछ नहीं कर रहे। हाँ। पहले 2 हफ्ते तो कुछ प्राणायाम वगैरह कर रहा था, एक हम्म। हफ्ते बाद हम्म। कुछ ना कुछ कर ही रहा हम्म। था। मूवमेंट बॉडी एक्टिवली कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा था, कर नहीं सकता था। तो उसका असर है, मतलब कि वो जो 20-25 दिन उधर रहा। हम्म। वो तो है, वो तो शारीरिक तल पर, लेकिन विचार के तल पर, भावना के तल पर, जो तुम्हारा जो संगत है, जो ऐसे लोगों के साथ रहते हो, यहाँ भी वहाँ भी, उसका ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या परिणाम हो रहा है, कितना कंडीशन हो रहे हो उन चीज़ों से। क्योंकि है उसका असर। क्योंकि हम ये रियलाइज किए, क्योंकि हम ओशो को पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, और वो बात हमको समझ में आने लगा था कि भाई जो आसपास का जो समाज है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, अगर इनसे दूरी नहीं बनाया जाए तो मुक्ति का कोई यात्रा हो नहीं सकता। तो जब हम अपने घर में, जब हम एक समय 12-15 घंटा ध्यान कर रहे थे अपना, तो उस समय उस एक मेरा दोस्त आया उसी बीच में। शायद उस समय हम संकल्प कर रहे थे कि अभी जो है एकदम ये शुरू कर देना है, और सिर्फ वही करना है अभी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, स्वयं को जान के ही रहना है, चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े। तो उसके लिए हमको समझ में आ गया था कि भाई अब इन लोग, जो भी मेरा दोस्त है, वैसे भी हम कभी बहुत ज़्यादा भीड़ में मेरा भरोसा नहीं रहा, 2-4 दोस्त हो ठीक ठाक हो, जिससे ट्यूनिंग हो। तो एक लड़का आया आया था उसी बीच में मिलने के लिए, शायद उस समय हम ध्यान शुरू कर दिए थे, वो जो अपना मतलब गहन ध्यान जिसको बोलो, इंटेंस मेडिटेशन जो का जो पीरियड था, तो वो एग्जैक्टली याद नहीं कि शुरू किए थे या करने वाले थे। तो हमको लगा आया वो, तो अंदर से तो एक हेजिटेंस रहता ही है ना भाई, समाज में आदमी रहता है, तुम किसी को कुछ बोलोगे क्लियर तो उसको बुरा लग सकता है। फिर भी हमको लगा कि मेरे अंदर, मेरे लिए उस समय वो ज़्यादा मूल्यवान था। लोग भले हम हमसे, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने परिवार के लोग हैं, वो सब भले नाराज़ हो जाए, ये क्लियर हो गया था कि इन लोगों का कोई ऐसा मूल्य है नहीं, ये सब बाहर बाहर बाहर। जब तक हम अपने आप अंधकार में हैं, तब तक जीवन कोई जीवन है नहीं। तो इसलिए कोई बोलने में भी कोई ऐसा तकलीफ नहीं था। बोला क्लियर ही कर दे, नहीं तो इन लोग आते रहेगा बीच बीच में, तो फिर बेकार का जो भी कुछ अंदर में शुद्धि होगा वो फिर से तुम वैसे ही, मतलब उसमें जो होता है, जो प्रयास है और ज़्यादा करना पड़ेगा अननेसेसरी। तुम प्रयास कर रहे हो अपने आप को कुछ एक दिशा में, फिर वो दूसरा लोग आके उसको डिस्टर्ब कर देता है। इन चीज़ों के लिए खुले रहोगे तो कभी वो आके बैठेगा, फिर कभी तुम जाओगे। तो कई दिशा में आदमी एक साथ जाता है तो कहीं भी नहीं पहुंचता है। जैसे कहते हैं ना, एक जगह तुम खोदोगे तो पानी निकल सकता है, अभी थोड़ा देर यहाँ पर गड्ढा बनाए, फिर उधर खोदने लगे, कभी भी नहीं पानी तक पहुँचोगे। तो हम उसको बोले कि भाई अब जो है हम 2-3 महीना के लिए, अभी हम ये नहीं बता सकते कितने समय के लिए, लेकिन अब कुछ समय के लिए अब मिलने वाले हम नहीं। तो और भी जो लोग हैं उसको तुम बता देना कि अब जो उसके जान पहचान में होगा कि अब मिलने वाले नहीं। अब उसका क्या रिस्पॉन्स था, वैसे आदमी ठीक, मतलब थोड़ा समझदार था उस बुद्धि के तल पर।
सन्यासी तो नहीं था वो, लेकिन तो वो कुछ हर्ट भी नहीं हुआ। और इन लोग थोड़ा, मेरे दोस्त लोग थोड़ा इस चीज़ को समझता था कि हम थोड़ा और लोगों से अलग है, क्योंकि एक लड़का था जो हम उससे वैसा अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि वो इतना हमको ऑब्जर्व कर लिया होगा। ओशो को थोड़ा बहुत पढ़ा था वो, लेकिन हमको कोई दूसरा मित्र बताया कि वो बोल रहा था वो कि भाई आपस में जैसे चर्चा, उन लोग ज़्यादा सामाजिक था, तो आपस में जो बैठता था तो चर्चा करता हो कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। वो सब मेरे कॉलेज के मित्र थे, ऐसे नहीं कि बचपन के, कॉलेज में जाने के बाद हुए। तो उसमें बोला कि हम लोग तो वही सामान्य काम करेंगे जो सब लोग करता है, कोई आईएएस बन जाएगा, कोई कुछ इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर, कुछ करेगा अलग तो आलोक ही करने वाला, मतलब कुछ हम लोग तो उसी समाज के गुलामी के हिस्सा होंगे। मतलब एग्जैक्टली शब्द हम कोट नहीं कर रहे हैं इतने दिनों, लेकिन कुछ हट के जो काम करेगा वो आलोक ही करेगा। तो हम थोड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये लड़का जो है ये कैसे इतना उसको, मतलब ये समझ पाया कि भाई हम, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता था कि भाई ये उन लोग काफ़ी निंदा से भरा होगा मेरे लिए कि भाई ओशो जैसे आदमी को गुरु बना लिया, जिसको सेक्स गुरु, उस समय तो और भी ज़्यादा समाज में एक था उनका, क्योंकि थोड़ा ही दिन पहले ओशो शरीर से मुक्त हुए थे। अब मुक्त बोलो या जो बोलो, अब सन्यासी लोग ज़्यादातर शब्द उपयोग करता है शरीर छोड़े थे, तो वो भी शब्द हमको पसंद नहीं बहुत ज़्यादा है। तो वैसे वो लड़का भी एक तरह से काफ़ी डिफरेंट था वो, मतलब यूपी का जो होता है, जैसे होता है ना यूपीएससी होता है, तो हर स्टेट का भी तो होता है ना यूपी का जैसे, तो उस स्टेट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था वो। अच्छा। काफ़ी हिम्मतवर था, ऐसे तो बहुत पतला दुबला था पहले शुरू शुरू में, लेकिन उसके जो डीएसपी वगैरह हो गया तो फिर उस बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा था। कई बार फिल्मी स्टाइल में भी, मतलब चेज करते हुए गाड़ी पर चढ़ गया और सब करके, उसका देखे थे बाद में, जब उस बाद में क्या वो पता नहीं चला कि वो सुसाइड किया या उसका मर्डर करवाया गया है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पाया। कहते हैं कि वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने को मार लिया, पता नहीं क्यों मार लिया है, जो भी हुआ हुआ क्या वो तो पता नहीं चला। शुरू में जब हुआ था तो टीवी न्यूज़ वगैरह में आया था कुछ समय के लिए, बाद में हम खोजने की कोशिश किए कि कुछ उसका हुआ, कुछ मतलब कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। उसका नाम था राजेश शाहनी। जैसा उसका स्टोरी था उसमें फिल्म अच्छा बन सकता था। तो और हमको ये भी क्लियर हो गया था, क्योंकि हम काफ़ी दिखाई दे रहा था बहुत क्लियरली कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंडीशन हो गए अपने परिवार के द्वारा, जो धर्म का संस्कार है उसके द्वारा। और तो इसलिए हम उस समय ही एक निर्णय कर लिए कि जैसे अपने फादर वगैरह को देखते थे, तो कोई नौकरी ही नहीं करना है, क्योंकि खास करके सरकारी नौकरी उसमें होता है कि आदमी को बड़ा गुलाम की तरह व्यवहार करना पड़ता है। जो भी बॉस है उसको जी सर, यस सर। जब तुम ये सब चीज बोलते हो, उस समय तो कोई आदमी ऐसा बुद्ध पुरुष नहीं होता है कि इतना एक्टिंग कर सकता है, और एक्टिंग भी क्यों करेगा, अगर अगर हमको किसी को नहीं बोलना है हम क्यों बोलें उसको। तो ये दिखाई दे गया कि दोनों एकदम बिल्कुल ही विपरीत मार्ग है। अगर हमको स्वयं को जानना है तो भाई अपना एक पगडंडी खोजना ही पड़ेगा, इस समाज के हिस्सा रह के वो बाधा होने वाला उसमें। ठीक है, थोड़ा आदमी शांत हो जा सकता है सब कुछ करते हुए, थोड़ी देर के लिए ध्यान के लिए समय निकाल लिए, लेकिन मतलब समाज के दिए गए सारे बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकता।
कुछ कहना है इस पर? बीमारियों से मुक्त कैसे होगा? थोड़ा बहुत होगा, कोशिश भी करेगा तो। हाँ। कंडीशनिंग साथ के साथ और होता रहता है। और तुम पहले ही से इतना कंडीशनिंग है, फिर और आ रहा है उसके ऊपर से। और अभी वो चेतना या होश तो उसका जगह लिया नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल उन चीज़ों के, उन विचारों के लिए तुम्हारा दरवाजा बंद है, जो कि जो दिखाई दे रहा है कि ये सब बंधन में डालने वाला है, तो कुछ भी प्रवेश कर जा रहा है भीतर। इसलिए कुछ कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही ना, अगर हमको खुद को जानना है। कीमत क्या चुकाना है, कैसे चुकाना है, वो तो आदमी को, सबको अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना है। अब मेरे कहने का मतलब नहीं कि हर आदमी जॉब छोड़ दे अपना, लेकिन कोई जो अपेक्षा होता है कि भाई समाज हमको हेल्प करेगा, परिवार हेल्प करेगा स्वयं को जानने में, हेल्प तो किसी भी तरह से नहीं कर सकता, हानि जरूर करेगा। अब उसी बात पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वही बात कर रहे थे, वो करना नहीं था। लेकिन जब हम ओशो को सुने, कई बात ओशो का या स्वामी जी का होता है जो उस समय समझ में नहीं आता है। ये बात तो हमको उस समय भी समझ में आ रहा था, जब ओशो को सुने तो हमको बड़ा ही, मतलब जैसे कुछ चीज होता है वो बहुत दिल को छूता है, ये दिल को छूने वाला था। फॉरगेट मी एंड फॉरगिव मी, जब हम पढ़े उनको, ओशो जब कहीं बोले होंगे, वो याद नहीं एग्जैक्ट कहाँ बोले थे, शायद वर्ल्ड प्रेस का इंटरव्यू होगा, उसमें बोले होंगे। क्योंकि कोई कोई को गुरु जो तुमको जगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है, हर तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है, तो वो तो उस समय के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आने वाले व्यक्तियों के लिए वो उसका अनुकरण करने लगेगा तो उससे कोई मुक्ति होने वाला नहीं। जैसे ओशो इसको बोले है ना, भाई मेरा जो भी विधि है, कोई भी मास्टर जो विधि दे के जाता है वो तभी तक जीवंत होता है जब तक वो एक इनलाइटेंड मास्टर वहाँ प्रेजेंट, नहीं तो वो विधि जो होता है बेहोश आदमी के हाथ में यंत्रवत हो जाता है वो सब विधि, उसको कोई जीवित मास्टर ही अलाइव कर सकता है फिर से। उसको थोड़ा पूछो तो फिर उसको फिर एक बार बोल दे। जो forgive me and forget me, forget me and forgive me बोला, तो forget me का समझ भी आता है कि भाई बस याद ही ना किया जाए, ना अच्छा ना बुरा किसी भी तरह। forgive me कहने के पीछे क्या मेन उद्देश्य? देखो, जब तक तुम फॉरगिव नहीं करोगे फॉरगेट कर नहीं सकते, और किसी को हम याद भी तो ज्यादातर इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि हम उसको माफ नहीं कर पा रहे, या उससे कुछ मिल रहा है, या फिर उस आदमी से कुछ पॉजिटिव भी बहुत मिला है, तभी तुम भूल नहीं पाओगे। ये कुछ गाना भी हम लोग फिल्म में पहले का होगा कि भाई तुमको भूलना भी चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, इस तरह का गाना से पहले होता होगा ना, आजकल भी बनता होगा फिल्म में। हाँ। मतलब अब किसी से बिल्कुल कोई दिल इतना तोड़ दिया है, अब तुम भूलना चाह रहे हो लेकिन भूल भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इतना गहरा चला गया, तो वो भी एक बंधन हो गया ना उसके बाद। जैसे हम लोग के यहाँ एग्जाम्पल होता है ना कि भाई तुम्हारे अगर पैर के भीतर कोई कांटा घुस गया है तो तुम दूसरा कांटा का उपयोग करते हो उसको निकालने के लिए, तो जो कांटा मदद किया तुमको पहले को निकालने में, उसको फिर थोड़े पैर में डाल देते हो। या फिर बुद्ध इसका एग्जाम्पल लेते थे कि तुम नाव से कोई नदी पार किए या कोई
तालाब क्या बोले उसको, झील पार की, तो नाव से जब पार हो जाते हो तो उसको सर पर लेके थोड़े ढोते हो। कुछ लोग ग्रेटफुल होने के लिए उसको सर पर लेके ढोने लगता, तो ये तो और बड़ा बंधन हो गया कि अब तुम नाव भी ढो रहे हो ऊपर। जब तक तुम किसी को माफ नहीं करोगे, फॉरगेट भी नहीं कर सकते। और फॉरगेट करने का ये जरूरी मतलब नहीं है कि भाई वो तुम उसके प्रति अब ग्रेटफुल नहीं रह गए, अहोभाव से नहीं भरे हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेमोरी का पार्ट जब तक रहेगा ना, तो फिर वो मेमोरी जो तो तुमको यंत्रवत ही बनाएगा। और ओशो का ऐसे मतलब क्या है? ओशो से सामान्य आदमी का मतलब तो कोई आकार ही होता है, कोई रूप होता है। और जब तुम आकार से बहुत बंधे हुए तो आध्यात्मिक यात्रा क्या हुई? ये तो बिल्कुल सांसारिक यात्रा हो गई। कोई आदमी दिलीप कुमार को बहुत मूल्य दे रहा है, कोई शाहरुख खान को मूल्य दे रहा है, कोई अमिताभ बच्चन को, कोई ओशो को दे रहा है, लेकिन वो फॉर्म को ही मूल्य दे रहा है ना। स्वामी जी का एक किताब है ना, ओशो इज नॉट ए बॉडी, इसी तरह का कुछ किताब। तो जब तक तुम फॉर्म को मान रहे हो कि कोई फॉर्म ओशो है, तो आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू भी नहीं हुआ। इसीलिए तो ओशो बोलते हैं मेरे शरीर के जाने के बाद उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि असली ओशो तो तुम्हारे भीतर बैठे ही हुए। वो भले जैसे कीचड़ में एकदम अंदर चला गया हो हीरा, उसको खोजना है, कीचड़ को साफ करना है। जब एक बार साफ हो जाए तो फिर कीचड़ का कोई उसमें प्रभाव नहीं रह जाएगा। ओशो तो जिस जिस चीज के लिए इन लोग इंडिकेट कर रहा है बुद्ध पुरुष लोग, वो तो सबके भीतर बैठा ही हुआ है। इसीलिए बोलते हैं ना ज़ेन में, जो बोलते हैं कि भाई मतलब तुम वो जो मास्टर जो उंगली जो चांद की तरफ इशारा कर रहा है, वो उंगली को मत पकड़ लो, चांद की तरफ देखो। तो जब तक कोई आदमी फॉरगिव नहीं करेगा, फॉरगेट नहीं कर सकता। और मास्टर से तो नाराजगी होता ही है आदमी कि जगाने का कोशिश किया है तो तुम जागना चाहते नहीं हो, नींद को तोड़ने का कोशिश करेगा तो बहुत कुछ ऐसा करेगा। इसीलिए जो है वो किताब लिखा था ना ऑस्पेंस की, गुरुजेफ को डेडिकेट करके, टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ माई स्लीप, माई स्लीप या माई ड्रीम, कुछ ऐसे होगा, स्लीप ही होगा। कोई किताब होगा, जो भी किताब वो लिखा होगा, समझ लो टर्शियम मॉर्गेनम, कोई भी किताब जो लिखा है, कई किताब लिखा होगा, वो तो मैथमेटिशियन था, उसमें कोई किताब में लिखा है टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ माई स्लीप, डेडिकेटेड टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ माई स्लीप। अब बुद्ध और जीसस एक लाइन बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, जो वो ये भी मतलब जो बहुत फेवरेट लाइंस है, इसमें बहुत गहरा जो बात है और बड़ा सुनने में समझ के परे लगता है, वो बुद्ध का लाइन है कि जो व्यक्ति, जो आदमी, जो साधक जो है अपने माँ बाप का हत्या नहीं करेगा, वो मेरे पास तक आ नहीं सकता। अब बुद्ध जैसा उनसे बड़ा अहिंसक तो कौन हो सकता है? वो बोल रहे हैं कि हत्या है, लेकिन ये हत्या जो है मनोवैज्ञानिक, जब तक तुम्हारे अंदर जो है कोई माँ बाप बैठा हुआ है, माँ बाप तो बिल्कुल मोह और संसार का प्रतीक है, मोह, आसक्ति, इन्फैचुएशन, ममत्व, उनसे जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाओगे पूर्ण रूप से, तब तक वो रियल इनर जर्नी तो शुरू नहीं हो सकता। और उसी मुक्त होने का को वो हत्या बोल रहे हैं। हत्या मतलब बिल्कुल उनसे फ्री हो गए। जैसे कोई जैन मास्टर के बारे में है कि वो उसके पास कोई आदमी पहुंचा तो बोला कि हमको स्वयं को जानना है या सत्य को खोजना है। तो बोला कि भाई तुम जो है पहले भीड़ से मुक्त हो जाओ। उसके साथ पहले बहुत भीड़ था, कुछ जब निकल रहा था अपने गांव से,
बोला कि हम सत्य के खोज पर जा रहे हैं, तो कई लोग दुखी हो गया, उन लोग भी साथ साथ चल रहा था। तो वो बोल देखा कि भाई हम तो भीड़ बहुत पीछे छोड़ दिए हैं, घूम के देखा कोई है तो नहीं मेरे साथ। बोला हम तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, हम तो अकेले आए हैं। जैन मास्टर बोला वो बाहर वाला भीड़ का बात नहीं कर रहा, अंदर वो सब बैठा हुआ, उसको भी अब छोड़ो। और जीसस जो बोलते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को हेट नहीं करेगा, उनसे घृणा नहीं करेगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता। ये कोई बहुत उतना गहरा इंसाइट नहीं। हेट अगर तुम कर रहे हो अपने माँ बाप को, तो हेट तो संबंध बना ही हुआ है, संबंध कहाँ खत्म हुआ। तो हेट कभी प्रेम में भी बदल सकता है, लेकिन हेट तो प्रेम से भी बुरा है। तो शायद उतने गहरे स्थिति में वो नहीं जा पाए थे जहाँ बुद्ध थे। इसलिए जो है इन लोग का पूरा लैंग्वेज जो है पॉजिटिव है। वो बोल रहे गॉड इज लव। अब ओशो उसको बोलते हैं लव इज गॉड। ये उससे गहरा बात, क्योंकि गॉड में तो तुम कोई कल्पना कर ली ना, काल्पनिक एक पात्र बना लिए कि कोई गॉड है जो लव है। लेकिन वो शायद वैसे लोगों को समझाने के लिए था। शायद जीसस इसलिए बोले होंगे ये बात, जो हेट नहीं करेगा वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उतना गहरा बात वहां के लोग शायद समझ ही नहीं पाते। और इसको कहा जाता है कि जीसस को जो अब्राहमिक रिलीजन से वो अलग चीज ही कुछ बोल रहे थे, इसीलिए उनको सूली पे चढ़ाया गया। क्योंकि वो ईस्ट में आए, वहां पर उनको हिंदुइज्म बुद्धिज्म सबसे उनको जानने का मौका मिला, और वो सब चीज वो लेके गए जो उनके समझ के परे था, जो वहां के लोग। तो उसके लिए थोड़ा डाइल्यूट उनको करना पड़ा होगा, जैसे दूध में थोड़ा पानी मिला दे तो, क्योंकि समझ में आए इन लोगों को। नहीं तो उतना शुद्ध दूध शायद पचेगा नहीं उनको। बात समझे ना। हेट का बात कर रहे हैं, कहाँ मन दसों दिशा में खो रहा है, भटक रहा है। साथ वाला बंदा बोल रहा है क्या? मतलब मुझे बुला रहा है। अच्छा यही तो बंधन है। तो ये जो हम लोग का जो शब्द है ना, जैसे बुद्ध बोलते हैं अहिंसा, और इस टाइप का और क्या, अपरिग्रह, और क्या क्या शब्द है। ये पंचमहाव्रत में महावीर के में सब ज्यादा इस टाइप का शब्द है। अपरिग्रह, परिहार नहीं, अचौर्य, ये सब नेगेटिव शब्द है। वो प्रेम का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रेम के बात अगर किया जाए ना, तुम अपना प्रेम समझ लो। हिंसा जहां नहीं रह जाएगा ना, वो असली आध्यात्मिक बात हुआ। वो क्या है उसको नहीं बोला जा रहा है। परिग्रह नहीं रह जाए तो जो होगा वो खुद समझ में आएगा। उसको तुम पॉजिटिव कुछ बना लोगे ना, तो वो फिर मानसिक तल पर हो जाएगा। यहाँ इन लोग इतना गहरा है इन चीजों को खोजा, जो वेस्ट में वैसा खोज उतना गहरा नहीं हो पाया। आज बहुत दिनों के बाद हम जीसस का लाइन कुछ शेयर किए। ऐसे तो सरमन ऑन माउंट कहा जाता है, जीसस का सबसे श्रेष्ठतम जो बोले हैं वो सरमन ऑन माउंट है, जिस पर वो सब प्रवचन भी दिए। तो लेकिन अगर बाइबल को ऐसे देखो तो बहुत ही उसमें कुछ कोई गहराई ऐसा अगर मुश्किल से मिलेगा। जैसे हम लोग के यहाँ वेद है, तो वेद में तो हर तरह का बात, लेकिन उसका आध्यात्मिक ऊंचाई जो है वो उपनिषद में। और कुछ बात करना है?
कुछ लेते क्यों नहीं? हाँ, जरूरत है, कुछ लेना पड़ेगा। आजकल थोड़ा हमको लगता है तुम्हारे भीतर मेरे प्रति थोड़ा सा एक ये एक नेचुरल चीज है, थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ घृणा जैसा भी थोड़ा डेवलप हो रहा है क्या? मतलब नहीं, ऐसा तो वो कुछ नहीं तुम्हारा है। कोई कॉन्शियस निर्णय नहीं है, लेकिन मन का ही होता है ना, मन का ही खेल सब होता है। तुम जिससे प्रेम करते हो उससे ही घृणा भी होता है, और वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं होता जब तक प्रेम शुद्ध नहीं हो जाए बिल्कुल। आपके लिए तो सोचता हूँ तो ये फील होता है कि कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब उस दिशा में। किस दिशा में? बाकी तो कुछ नहीं होता है कि मतलब कुछ होना चाहिए था। हाँ, मतलब कि आश्रम वगैरह या कहीं पे। उस दिन तुम प्रिंस के बारे में क्या बोलने वाले थे? सोच के बोलने वाले थे? हाँ हाँ, तो एक्चुअली मतलब बात क्या हो रही थी वो? क्या बोले? बात वो वो अपना इनलाइटनमेंट डिक्लेयर करता रहता है अपने अपने अलग अलग ढंग से। अच्छा, मतलब प्रिंस को लेके मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसा मतलब उनके परिवार को और उसको लेके मतलब जो पीछे अभी लेटेस्ट जो बात हुई उसमें मतलब थोड़ा ये भी लगता है कि उनको मतलब थोड़ा सपोर्ट मिलता, जैसे कि मान लो अगर वो इंडिया में होते किसी आश्रम में या कुछ आपके साथ या कहीं किसी और आश्रम या किसी मतलब ऐसी जगह जैसे गुरुदेव टाइप कोई ऐसे दोस्तों के साथ रहे तो उनको शायद कुछ उनके ऊपर कुछ अच्छा और काम हो सकता था उनके साथ, ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि एनर्जेटिक भी हैं, काम करना भी चाहते हैं खुद पे। तो दूसरा पीछे कुछ एनर्जी ये जो उसके अंदर होता है कि बहुत जल्दी हमेशा पहुंच जाता है, तो ये कुछ करना मतलब कुछ करना चाहने वाला आदमी है या कुछ नहीं करने चाहने वाला आदमी? बस उसको लगता है पहुंच ही गए, अब करना क्या है। दोनों तरह की चीजें हैं एक्चुअली। वो ये डिक्लेयर करने के पीछे मुझे जो कारण लगता है अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि तड़प मची हुई है अंदर, कुछ है कुछ अंदर जो सच में प्यास है थोड़ी बहुत कहीं न कहीं। लगता है कि कुछ कर दूं, अब वो नहीं हो रहा है तो वो सोचते हैं डिक्लेयर ही कर दूं। वो एक तरह से उनके प्रति वो रहता है, थोड़ा ये है कि अच्छा होता अगर वो या इंडिया में भारत में या कहीं पे ऐसा कुछ सुविधा उनको मिल पाती जिससे वो अपनी एनर्जी को बैलेंस और चैनलाइज कर पाते। कि लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जहां भी वो है उसको भी तुमको मानना चाहिए कि उसका खुद का ही चुनाव है ना। वो जिन चीजों को मूल्य दे रहा होगा ज्यादा, वैसा उसको माहौल मिल गया, उसके लिए उसका जो भी संस्कार है उसमें सिर्फ अध्यात्म नहीं है, उसमें और भी चीज है। तो जो और चीज चाह रहा था वो भी उसको मिला हुआ है। आदमी को कहते हैं ना, आदमी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी चीज चाहता है, एक ही साथ जो है परस्पर विरोधी चीज चाहता है। इसीलिए तो सारा संघर्ष अंदर का जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है ना, कि तुम ये भी चाह रहे हो वो भी चाह रहे हो, सब दोनों अलग अलग टाइप का चीज। खाना पीना खाने जाना है या नहीं जाना? जाना है, भूख कम है थोड़ी। और इनसे रिलेटेड कुछ बात करना है या नॉर्मल बात करना है? नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। इससे रिलेटेड ये है कि ये तो प्रिंस के बारे में
हाँ हाँ अ, हाँ, जो ये बात आप कह रहे थे कि चुनाव उनका ही है, तो उससे ये भी मतलब पीछे वाली बात की प्राथमिकता तो मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इस बात को प्रिंस से, क्योंकि जीवन वैसा ही कुछ है, मतलब थोड़ी बहुत प्यास कभी उठती है, फिर प्राथमिकता तो बाकी चीजों को ज्यादा दे रखी है ना। ये कब तो से दिखाई परिणाम दे वही मिल ये रहा है, कब तो से दिखाई दे रहा तुमको? अभी से पहले भी दिखता है, बट हाँ। कभी कभी एहसास होता है जब थोड़ा ये रहता है। और उस जो हम बात कर रहे थे, आप जो शुरू में हम कह रहे थे कि दूसरों से बाहर की चीजों का कितना इन्फ्लुएंस है, तो अभी जिस जो चुनाव मेरा है उस हिसाब से तो 90% प्राथमिकता या इन्फ्लुएंस बाकी लोगों का है, तभी यहाँ हूँ। अगर खुद का सोच समझ लिया ऐसा रहता जो भी, तो कि भाई जॉब छोड़ के या कुछ ऐसा काम करने का रहता, तो वो उस चीज में होते। रवि से कोई खबर नहीं? नहीं, बात नहीं हुआ, किया नहीं बात। तो हमको लग रहा है और भी दूसरे ही दिशा में पूरा चला गया होगा, क्योंकि जब तुम सिर्फ अपने ही करते रहते हो, जो भी अपने मन के अनुसार करते हो, तो वो तो ऐसे ही है कि अपने जूता के फीता को पकड़ के उड़ने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, हो सकता है, बातचीत तो नहीं हो, करता हूँ बात, पूछता हूँ इसलिए। हाँ, अपने जब अंदर से लगे पूछ। ऐसे तो पहले थोड़ा ज्यादा रहता था कि भाई, लेकिन वो जो धीरे धीरे जो हो गया, अब वो जुड़ाव नहीं रह गया। अंदर से कभी कभी थोड़ा लगता है कि किस दिशा में जा रहा है अभी वो। जितना जिसका प्यास रहेगा उतना ही तो मिलेगा उसको। वो दिशा जो है शुरू से ही थोड़ा पर केंद्रित ज्यादा रहा। तो स्वामी जी हमेशा पहले कैंप्स में बोलते थे कि हम लोग का दृष्टि जो है हमेशा सतत पर केंद्रित रहता है, दूसरे पर दृष्टि लगा हुआ। तो वो बोलता था ना कि हर जगह जाना है, जगी वासुदेव के भी आश्रम में जाना है, वहाँ से भी सीखना है, आटो श्री श्री रविशंकर के पास भी जाना है। उसी सिलसिला में लगता है वो शुरू किया था उन वहाँ से, क्या नाम उनका, आचार्य प्रशांत, पता नहीं उसके आगे गया या नहीं गया। नेपाल तो गया था, लेकिन वो तो फेमस गुरुओं के पास लोग जाना चाहता है कि भाई उनके पास कुछ माल ज़्यादा होगा, बहुमूल्य माल होगा, वहाँ से लेके आ जाएंगे तो फिर सारा कल्याण हो जाएगा। क्या ये भी तो एक लोभ ही है ना भाई? तुम कोई आदमी बड़ा फेमस है, ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि वो उसके पास सत्य है ही है या उसके पास कुछ ज़्यादा सत्य है। उसकी कैरन की बहन क्या बोली कि ऐसे ही एक दिन हम मजाक में बोल दिए थे कुछ मेरे बारे में अच्छा बोली, तो बोले कि उसको बोलो मेरे शिष्य बन जाए।
वैसे ही बोली होगी। वो अपना कुछ बोली कि हम जो है शिष्य बनने के लिए ओवर रेटेड, मतलब वो इसको अपना एक बार कभी बोली होगी कि ऐसा भाई तुम अगर गुरु ही खोज रहे हो तो जग्गी वासुदेव के पास जाओ। तो हम कल उसको एक वीडियो बोले जरा देख लो उसका, ये आदमी जो है केजरीवाल का वीडियो था, कितना बड़ा भीड़ है उसके पास, बड़ा बड़ा सभा, बहुत ज़्यादा भीड़ था उसमें। भीड़ इकट्ठा कर लेने से थोड़े है कि भाई वहाँ पर सब शुद्ध माल ही बिक रहा हो। भीड़ तो भेड़ों का होता है, मन लायक बात हो तो भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। केजरीवाल का पूरा फार्मूला क्या है भाई, सब करप्ट है, बस हम ठीक हैं और हम इतना इतना चीज़ सब फ्री दे देंगे। फ्री केस में चक्कर में अब महिलाओं को और इन लोगों को हर महीना में 2-3 हज़ार ऐसा कुछ बोल देता है, अपना दे देंगे, बस में फ्री जा सकते हैं। इनके चक्कर में पहुंच, यही समझ में नहीं आता कि 1-2 जगह बेवकूफ़ लोग बन चुका है, उन राज्यों को बर्बाद कर चुका है। तो फिर दूसरे राज्य वाला कम से कम पता तो करे भाई वहाँ क्या किया है अच्छा इतना। पंजाब के बारे में क्या तुम्हारे पास न्यूज़ है? पंजाब में नहीं, थोड़ा बहुत जानना चाहिए ना भाई। कोई आदमी इतना क्लेम कर रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सुनते तो यही है कि पंजाब का बहुत बुरा हालत कर दिया जब से इन लोग बना है। एक तो कर्जा बहुत ज़्यादा है, सब दरमाहा देना भी लोगों को मुश्किल होता जा रहा है, फिर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ता जा रहा है, और वो खालिस्तानियों का कंट्रोल भी वहाँ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से वहाँ कन्वर्शन हो रहा है हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में खास करके। और उसके अलावा बिजली का भी स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली का क्या हालत है बिजली का, कुछ पता है? पता नहीं। सुनते हैं वहाँ भी लाइन अच्छा खासा कटता है। मेन बात होता है कि भाई मीडिया भी तो कोई निष्पक्ष नहीं होता ना, इसलिए जब तक कोई आदमी जो न्यूट्रल है उससे बात नहीं किया जाए क्या कर रहा है। जबकि हमको केजरीवाल कभी शुरू से ही एकदम वो श्री 420 टाइप का हमको शुरू से लगता था। मिस्टर नटवर लाल शायद नाम सबसे पहले हम ही दिए थे, तो उसका मनीष कुमार शायद नाम उसका ना, कैपिटल टीवी वाला, वो हमेशा मिस्टर नटवर लाल उसको बोलता है। उसी टाइप का आदमी है बिल्कुल। आईआईटी होने से एक आदमी भ्रम यहाँ पाल लिया ना, कोई बड़े जॉब पर होगा तो ये आदमी बड़ा ईमानदार होगा, और ये सारे लोग जो लोग आईआईटी वगैरह वाले जो हैं, उन लोग जो पावर में आए, तो जैसा उन लोग का परफॉर्मेंस है वो क्लियर कर देता है कि ये तो कुछ भी बेहतर नहीं है उन लोगों से। जो लोग अभी पॉलिटिशियन होते हैं वही बीमारी सब में वही है। लेकिन जो राजनीतिज्ञों को हम लोग मानते रहे ना, ये भी ओशो का जो है हमको लगता है कि वो ठीक है, इसको कहते हैं युग धर्म। उस समय शायद वो ठीक होगा जो ओशो बोले इस बात को कि पॉलिटिक्स से दूर रहने का एक तरह का उनका था सन्यासियों की, और उस समय के लिए ठीक भी होगा क्योंकि भाई वो एक ऐसा गुरु है जो तुमको बहुत कुछ दे सकता है। उस समय तुम हर चीज में इंटरेस्ट लोगे तो फिर कुछ कहीं भी नहीं पहुंचेगा। साथ साथ ओशो इन बातों को ये बोले कि पॉलिटिक्स में अच्छे आदमी को आना चाहिए, नहीं तो बुरे लोग उस पर कब्जा किए हुए। और अच्छे लोगों के लिए वो बोले कि अच्छे लोग कभी वोट मांगने खुद नहीं जाएगा, कि वो नहीं बोलेगा कि हमको वोट दो, तुमको जाना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा भाई तुम आओ पॉलिटिक्स में। असली बात है कि पॉलिटिक्स जो है तुम्हारा बेसिक सारा चीज को ठीक करता है। जब बेसिक ही ठीक नहीं होगा आगे कुछ नहीं हो सकता। भूखे भजन ना होए गोपाला। जब तक तुम्हारा जो सारा चीज जो है एकदम गरीबी का एकदम गंदगी में है, तो कोई एक आध आदमी कोई कबीर बन सकता है, लेकिन समाज धार्मिक नहीं बन सकता। वही कहे कि पॉलिटिशियन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पॉलिटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी देश, मान लो जो भी देश जिसको विकसित देश बोलते हैं, क्यों विकसित हुआ है? वहाँ के लोग भी ज़्यादा अलर्ट है अपने राइट के प्रति, और वहाँ के पॉलिटिशियन भी जब तक अच्छा रहा वो देश को स्ट्रॉन्ग किया है।
जितना करप्ट पॉलिटिशियन होगा, सिर्फ अपने बारे में, जैसे परिवारवादी यहाँ नेता लोग होता है, उनसे क्या होने वाला विकास? यही बात उसको बोल रहे थे ना भाई, ये लालू फालू लालू कालू भालू जो है, कोई 9वीं फेल कोई 5वीं फेल, वो क्या चलाएगा भाई? इतना भी छोटा बात नहीं समझ में आ रहा है कि जो आदमी 5वीं फेल है उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो 9वीं फेल है वो क्या कर सकता है? उसके पास कौन सा विजन होगा? अभी हम आध्यात्मिक विजन का बात नहीं कर रहे हैं, संसार को ही बदलने का कौन सा विजन होगा? मतलब जो सबसे निम्नतम कोटि का लोग होता है उसको हम लोग बना देते हैं लीडर की, ये हम लोग को गाइड करेगा। अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ंत। इतना जब आदमी सोया हुआ है, इतना सिंपल चीज सब नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ा बड़ा अध्यात्म क्या समझ में आने वाला है? हम लोग अध्यात्म को बना दिए एक स्केप, जो मतलब शुतुरमुर्ग की तरह हर चीज से अपने आप को भाग जाओ, या फिर अपना सर डाल दो बालू में और कल्पना कर लो कि दुश्मन है ही नहीं। और ओशो का तो पूरा विजन है ना भाई, बोल रहे हैं, ओशो बोल रहे हैं बुद्ध के पास आत्मा है लेकिन शरीर नहीं, जोरबा के पास शरीर है आत्मा नहीं। तो दोनों ठीक होना चाहिए ना। दोनों ठीक होने के लिए राजनीतिक अगर मेहनती नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, मोदी जैसा जो कि अपने को खपा दे। हम तो मोदी को के प्रति बहुत ग्रेटफुल है कि ऐसे अंधे देश का स्थिति था उसमें ये आदमी इतना बदल दिया चीजों को। और जो ग्रेटफुल नहीं है, अब लोगों को पसंद नहीं आता बात, लेकिन बोलना पड़ेगा ना। बोल, आज अगर तुम जिंदा हो या हम जिंदा है तो मोदी को धन्यवाद दो, नहीं तो अगर कांग्रेस होता उस समय, एक तो जो वायरस है इतना ज्यादा फैलता, उन लोगों का प्लानिंग था 3.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ लोगों को इंडिया में मारना। जितना मरेगा उतना पॉलिटिशियन से ज्यादा कमा सकता है। फिर फाइजर को लाना था, फाइजर बिल्कुल फेलियर वैक्सीन था। जो इंडिया में वैक्सीन बनाया वो दुनिया में बेस्ट था। और जो काम मोदी किया तो पूरे दुनिया भर में वैक्सीन गिफ्ट फ्री में दिया। मोदी तो अगर उसको नोबेल प्राइज दिया जाए तो कहते नहीं, कुछ किसी को तुम कोई अवार्ड देते हो तो वो आदमी को तुम गौरवान्वित कर रहे हो, लेकिन नोबेल प्राइज अगर मोदी को मिले तो नोबेल प्राइज गौरवान्वित होगा, क्योंकि ज्यादातर गलत लोग को मिला है। तो जब तक तुम सही आदमी को प्रेज नहीं करते हो, गलत को ही करोगे। अब ओशो जो है या कोई जय कृष्णमूर्ति, जब तक थे तो कितने लोग उनके पास गए। अगर समाज पूरा अगर इतना समझदार होता पूरा समाज बदल सकता था। क्या ख्याल है? एक हाँ हो सकती थी क्रांति। आज मोदी का बर्थडे है, मालूम है? आज हम बोलने वाले थे कुछ उसको, लेकिन फिर आज दिन भर वो सही डल टाइप का लग रहा था, कुछ बोले नहीं। अब तो थोड़ा बेहतर लग रहा है बातचीत करने के बाद। थोड़ा मोदी तो पूरे दुनिया को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई हो रहा है पूरा दुनिया है। आज अभी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर अगर देखो तो मोदी नंबर 1 है। और ये जो है G20 में सबको एकदम एग्रीमेंट में, कोई भी विरोध में नहीं था। यूक्रेन और रशिया के वार में, उसमें 8 पिछले वाला समिट में जो है 2 लाइन में बात हुआ था जिसमें कहा गया कि रशिया को जो बिल्कुल अनकंडीशनल विथड्रॉल करना चाहिए, उसको पीछे हट जाना चाहिए। इस बार में जो है 8 लाइन इन लोग बोला, लेकिन रशिया का मेंशन भी नहीं था। इस बार जो है हर देश खुश था, इवन चाइना भी प्रेज किया। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। और इस बार तो और भी सिद्ध कर दिया कि मोदी टॉप मोस्ट है, अभी कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। उसमें कुछ बात ऐसा है कि एक तो उसका EQ जो है उसमें जीनियस है वो,
क्यों समझते हो ना? अभी फिर जो है जो रेटिंग आया उसमें उसका जो मॉर्निंग कंसल्ट होता है वो हर महीने में निकालता है या हर वीक में ही करता है। 76% अप्रूवल रेटिंग। जो सेकंड है ज़्यादातर तो हमेशा पहले मैक्सिको का था, अभी कोई और शायद हो गया, उसका अप्रूवल रेटिंग है 49 के आसपास। इतना डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड, समझ लो कि मतलब हम लोग एक तरह से इतने लकी हैं। अगर मोदी नहीं होता तो हिंदुस्तान का भी अभी जो हाल होता ना, कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। क्योंकि इन लोग तो सब सारा बिल सब पास कर रहा था, कॉमनल वायलेंस बिल पास हो जाता। कॉमनल वायलेंस बिल जानते हो या नहीं जानते? वो जो आपने ही बताया था। जब भी कोई दंगा होगा उसमें हमेशा हिंदू दोषी होगा। अभी जो इन लोग का पूरा एजेंडा क्लियर हो गया ना, जिस हिंदू सनातन उन्मूलन सभा में वो बोल रहा था, अब तो उसमें सब है। जितने भी इन लोग जो हैं इंडिया वाले जो हैं, आई डॉट एंड डॉट, वो तो आई डाउट है ना, डॉट के बदले डाउट। इन लोगों पर ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता। एक और बिल जो है वो उस समय पास करवा रहा था राजीव गांधी, जो कि कोई भी लेटर होगा, टेलीग्राफ होगा, वो तुम्हारा किसी का भी पर्सनल होगा, सब खोल के पढ़ेगा सरकार। तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, वो उसको अप्रूवल उनका जरूरी था, तो वो उसको लौटा ही नहीं उस बिल को, वो रख लिए। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला वो था बिल जिसको प्रेसिडेंट लौटाया ही नहीं। समझ लो उसमें सब तुम्हारा सब जो भी तुम करते हैं। ऐसे तो संजय गांधी जो है वो ऑलमोस्ट राजी कर लिया था हर स्टेट के इसको कि हमेशा के लिए सिर्फ गांधी परिवार का लोग ही यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। थोड़ा बहुत से नहीं हो पाया था, लेकिन लगा ही हुआ था, अगर जिंदा रहता तो सब हो ही जाता। अभी मालूम है ना 14 जर्नलिस्ट लोगों को ये कर दिया है सब। मतलब इन लोग का जो है, इसको कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये इनका ऐसे, इन लोग अभी जो भी मूव कर रहा है वो ज़्यादातर ऐसा है कि थोड़ा भी अगर हिंदू समाज जागृत होगा तो सब दिखाई देगा तुम्हारे साथ क्या करने का इन लोगों का प्लानिंग। आपस का जो भी लड़ाई है वो तो आदमी बाद में निपट सकता है, लेकिन रहोगे तब निपटोगे ना। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मान लो कि कल ऐसा स्थिति होगा, तुम कन्वर्ट होना चाहोगे इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, होना चाहोगे? वही तो पूछ रहे हैं। नहीं। एक तो पहला है कन्वर्ट होने में तुमको जो वो सब चीज करना होगा। पहले तो तुमको ये खतना कराता है, अगर मुसलमान बनना है ये तुमको सब खाना पड़ेगा जो उन लोग खाता है। गाय खाओ, अंड संड जो है नहीं खाओगे तो फिर समझ लेगा ना कि कन्वर्ट नहीं हुआ है। इंडिया में जो है जो जो हजारों साल से इन लोग कन्वर्ट किया था, लेकिन ज्यादातर हिंदू ट्रेडिशन को ही मानता था मुसलमान लोग। बाद में देखा कि भाई ये कट्टर नहीं हो पा रहा है, तो ये तबलीगी जमात इसीलिए है कि मुसलमानों को असली मुसलमान बनाना है। इनके हकीकत को तुम जितना ज्यादा नहीं जानोगे ना, हम ये नहीं कर रहे कि हिंदू धर्म में विकृति नहीं आया होगा, लेकिन हिंदू धर्म का जो सार है, जो शुद्ध रूप है, हिंदू हो चाहे बौद्ध धर्म, वो बिल्कुल शुद्ध धर्म है। हमको उससे मतलब है ना, इनके पास कोई शुद्ध चीज ही नहीं। जिसका जो है वो खुद ही मोहम्मद के बारे में जो लिख रहा है कि जो काम सब कर किया मोहम्मद, वो तो सिर्फ कोई क्रिमिनल कर सकता है, उसमें होश का कहाँ बात। जब ओशो को कई बार मुसलमान लोग भेजता था कुरान पर बोलने के लिए, कभी वो चांदी से, मतलब उसका कवर होता था चांदी, क्या बोलते हैं उसको, मढ़ा हुआ, या कभी सोना से मढ़ा हुआ कुरान भेजा जाता था
कि इस पर बोलिए। तो ओशो बोले कि कई बार हम उसको देखने की कोशिश की है, इस पर बोले, फिर बोले इसमें तो बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, क्या बोले। वो वाला देखे थे जो ओशो का, जो गांधी परिवार के बारे में 2 भेजे थे हम, पढ़े उसको। मोनार्की है, डायनेस्टी है, मतलब हम पढ़े हुए तो वो सब है ही है पहले कभी न कभी। उसमें जितना क्लियरली इन दोनों गांधी परिवार के बारे में, हाँ, तो उसमें 2 हम भेजे थे उसमें, मतलब इतना ज्यादा स्पष्टता से ओशो उस पर बोल दिए इन परिवारों के बारे में। अब शुरू शुरू में नेहरू वगैरह का प्रेस किए थे, उसमें शायद वो कुछ मजबूरी भी होगा, क्योंकि अगर इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल माइंड का सत्ताधिकारी है, तो तुम अगर उसके विरोध में रहोगे वो कुछ भी नहीं करने देगा। इन लोग तो बिल्कुल, मोदी के खिलाफ तो तुम कुछ भी बोलते रहो, ऐसा कुछ एक्शन नहीं होता है। इन लोग तो बिल्कुल, एक बार इंडियन एक्सप्रेस जो है कुछ राजीव गांधी के खिलाफ बोल दिया या उसका लाइट ही काट दिया पूरा। इन लोग हर चीज में ऐसे ही करता था, कुछ उसके खिलाफ अगर करो तो तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। ओशो तो प्रैक्टिकल आदमी थे ना, ओशो इस बात को बोले भी, ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स। तो अगर ऐसे ही माहौल में है तो थोड़ा बहुत उसको हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा कुछ पीरियड के लिए। इसीलिए तो मोरारजी देसाई का ओशो खूब निंदा किए, क्योंकि उनको इतना तो दिखाई दे रहा होगा ये आदमी हिंसक नहीं हुआ। समय आने पे इन लोग का भी किए हैं, ऐसा नहीं किसी को छोड़े हैं, नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, सबको किए हैं। इन मोरारजी देसाई का कॉन्स्टेंटली करते थे। एक बार कोई पूछा होगा भाई आप इतना क्यों उनका निंदा करते हैं, मतलब उनको छोड़ भी तो सकते हैं। तो बोले कि भाई हम किसी का निंदा भी कर रहे हैं ना, उसमें कुछ हम देख रहे हैं पोटेंशियल, तभी कर रहे हैं। उस आदमी का कुछ संभावना है तभी कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे किसी पर कुछ बोलते भी नहीं। क्या जरूरत है, क्या लेने देना। और हमेशा ओशो भेजवाते थे, वो क्या नाम है, वो जो पहली वाली सेक्रेटरी थी उनकी, शीला से पहले जो थी, लक्ष्मी नहीं मधु कभी नहीं। हाँ, लक्ष्मी जाती थी मतलब मिलने के लिए। तो फिर वो ओशो का कोई किताब होता था, जैसे गीता दर्शन शायद एक बार लेके गई थी ऐसे। तो मोरारजी देसाई जो, उनको तो बहुत नाराजगी रहता था, वो बोले ये ले जाओ सब। फिर वो ले जाने लगी, फिर बोले अच्छा ले आई हो तो रख दो। इस पर एक ओशो बड़ा अच्छा कहानी सुनाते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, यहूदियों में एक स्कूल होता है, क्या हदीस नहीं, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम में जो है सूफी के बारे में बोलते हैं ना, बड़े आध्यात्मिक, लेकिन ज्यादातर सूफी के नाम पर जो हुआ है वो ज्यादा ही और हिंसक होता है। उसको क्या बोलते हैं, वो बालसेम वगैरह जो थे, क्या बोलते हैं, यहूदी का वो पार्ट है, वो एच से है। हाँ, तो उसमें जो है एक संत को जो है, कोई गुरु कोई मास्टर जो है अपने शिष्य को बोला कि जाओ उसको प्रेजेंट करके आओ। शायद बालसेनी बोला था, कोई भी होगा। तो वो आदमी जो था वो यहूदियों का प्रीस्ट टाइप का था। तो उसको देने गया तो किताब देखा, वो उसको फेंक दिया उसको किताब। तो जब वो शिष्य लौट के आया गुरु के पास, तो गुरु बोला कि वो तुम क्या हुआ, वहां गए तो क्या हुआ। तो बोला उसका गुरु, वो आदमी तो बड़ा ही, प्रीस्ट जो है वो तो बड़ा ही शैतान टाइप का आदमी, बड़ा ही हिंसक आदमी, उसका तो कोई संभावना ही नहीं, उसकी पत्नी कुछ बेहतर है। बोला ठीक है बताओ पूरा हुआ क्या। बोला कि हम किताब लेके देने गए उसको कि मेरे गुरु का किताब है। वो किताब देखा, वो फेंक दिया गेट के बाहर। उसकी पत्नी जो है वो सभ्य लग रही थी, संवेदनशील थी। वो बोली कि भाई अगर तुमको किताब पसंद नहीं था तो तुम भाई
उसके जाने के बाद जो भी करते फेंक देते, या कहीं इतना किताब रखा हुआ कहीं रखा रहता, उसको इतना हर्ट करने का क्या जरूरत, उसके सामने ले लेते किताब। तो वो बोला कि उसकी पत्नी में तो शिष्य बोला कुछ संभावना लगता है, वो कुछ हम लोग की तरफ खुली हुई है, लेकिन उसका तो कोई संभावना ही नहीं। तो वो जो बालसेम या जो भी गुरु था बोला कि तुम समझे नहीं, ये जो घृणा है ये तो प्रेम का ही निशानी है ना, इतना घृणा है वो इसका संभावना है, वो जो है न्यूट्रल है, उसको कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो बस अच्छे व्यवहार में इंटरेस्टेड है, बढ़िया भी बिहेवियर करना चाहिए, उसको दूसरे को क्या हर्ट करने का जरूरत है, वो तो मास्क पूरा पहनी हुई ना कि अच्छा व्यवहार करते। वो आदमी जो है घृणा कर रहा है, वो घृणा तो प्रेम में बदला जा सकता है, लेकिन जो आदमी न्यूट्रल है उसका कोई संभावना नहीं। हसीद शायद बोलते हैं उसको, हसीद। आजकल हम भूलने भी लगे हैं। तो वो बोले कि तुम जाओ, शायद वो किताब अब पढ़ रहा हो, जाके देख के आओ, वो किताब उठा लिया होगा। तो गया शायद शिष्य, अब एग्जैक्टली कहानी याद नहीं, तो शायद किताब पढ़ रहा था। तो जो लगता है वो जरूरी तो नहीं है ना वैसा ही सही होगा। अब मोरारजी देसाई के इतना मजाक ओशो उड़ाए हैं, कुछ ना कुछ तो प्रेम था ओशो को भी उनके प्रति, कुछ ना कुछ लग रहा होगा ये आदमी जो थोड़ा उल्टा शीर्षासन कर रहा है लेकिन पैर पर खड़ा हो सकता है। और मोरारजी देसाई की कोई भतीजी या कोई वही तो माँ मधु जो है शायद उन्हीं की शायद रिलेटिव थे। तो अशोक कुमार जो था फिल्म का जो, उसकी उसकी भी बेटी उनकी एक शिष्या थी, बहुत मोटी, कोई फिल्म में काम करती थी। जानते हो या नहीं जानते? नहीं। उसको कोई प्रेम ही नहीं करता था उसके मोटे होने से, देखने में अच्छी थी, उसका चेहरा और सुंदर था, मोटी थी काफी। तो एक आदमी बोला कि भाई हम तुमको प्रेम कर मतलब तुम्हारे तुमको प्रेम करते हैं, मतलब तुम्हारे चेहरे को प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर को प्रेम नहीं करते। ठीक है, तो विराम दिया जाए। जी।